आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर राज्य की ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं। ट्विटर पर जगदीप धनखड़ साहब ने लिखा है कि कोलकाता में कुछ लाशों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा था। हालांकि वीडियो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार से बाकायदा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इस पर रिपोर्ट मांगी और धनखड़ साहब ट्विटर पर लिखते हैं उनको ये रिपोर्ट अब मिल भी चुकी है। मेरे साथ खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ जुड़ गए हैं। स्वागत है न्यूज 24 पर धनखड़ साहब आपका। नमस्कार जी, जो रिपोर्ट आपको मिली है इन लाशों के बारे में धनखड़ साहब, उसमें क्या लिखा है? मानक जी, जब 10 जून की रात को मेरे सामने एक घटनाक्रम आया और यह पता लगा कि 14 डेड बॉडीज के साथ इस प्रकार का अमानवीय बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब वीडियो मैंने देखा तो मेरी आंखें नमन हो गई। अपनी संस्कृति में इस प्रकार का कृत्य हो, यह मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमानवीय व्यवहार नहीं, उसकी पराकाष्ठा थी। लोहे के एक सरिये के द्वारा डेड बॉडीज को घसीटा जा रहा था और यह घसीटना वीडियो में एक बार दिखा है मानक जी, पर यह 4 बार कम से कम हुआ है। मोर्ग से गाड़ी में ले जाते समय भी यही प्रक्रिया थी, उतारते समय भी यही थी, वापस लेते हुए थी और जब उनको अल्टीमेटली ले गए कहीं तब यह थी। तब मैंने राज्य के गृह सचिव को पत्र लिखा। मेरे सचिव को मैंने कहा आप उनको पत्र लिखिए और जानकारी मांगी। राज्य के गृह सचिव ने उसी दिन मेरे को जानकारी दी और जानकारी में उन्होंने बताया कि इसके अंदर कमी हुई है। देयर वॉज वर्चुअल एडमिशन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि ऐसा हुआ है और भविष्य में ठीक होगा। पर उस पत्र में उन्होंने एक बात और लिख दी, और जो ज्यादा चिंता का विषय है कि इस मामले की हम पुलिस से जांच भी करा रहे हैं। अब यहाँ की एक बहुत गलत परंपरा यह है कि ज्यों ही कोई सच बोलता है, सच्चाई को उजागर करता है, तो पुलिस का टेरर उसको दिखा दिया जाता है। और ये रिकॉर्ड जो हो रहा है इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। जिसने सच्चाई दिखाई है उसने बहुत बड़ा साधुवाद का काम किया है, क्योंकि भविष्य के अंदर हम डेड बॉडीज के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे जो दुनिया की किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में कभी नहीं हुआ हो। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, हमारी एक ऐसी संस्कृति है कि डेड बॉडी जब क्रीमेशन के लिए ले जाई जाती है, जो व्यक्ति उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो भी सड़क पर मोशनलेस खड़ा हो जाता है और पूरी तरह से उनका नमन करता है। वी पे हाईएस्ट रिगार्ड। हम मृतकों का श्राद्ध करते हैं, उनकी अस्थियां का विसर्जन धार्मिक स्थल पर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब यह दृश्य देखा तो कई लोगों ने मुझे कहा, राज्यपाल महोदय, इन 14 में कोई आपके परिवार का होता, आपका जानकार होता, आपका दोस्त होता, आप क्या महसूस करते? मैंने उनको कहा, मैं राज्य का राज्यपाल हूं, ये 14 के 14 मेरे परिवार के सदस्य हैं और उसी भावना से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने फिर कुछ मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा उठाया, ये 14 के 14 अस्पताल में गए थे, देवर लिविंग एंड ब्रीदिंग, उनका एडमिशन हुआ है, डॉक्टर ने उनको अटेंड किया है, उनको मेडिसिन दी है, उनका बेड टिकट है, और किसी कारणवश वो जिंदा नहीं रह सके, देवलोक सिधार गए, तो उनकी बॉडी को मोर्ग में ले गया। मैंने प्रश्न पूछा है, ये 14 कौन है, कब एडमिट हुए, कब इनका देहावसान हुआ, कब मोर्ग में गए, कितने दिन तक आपने रखा? और जो प्रोटोकॉल है, जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में लिखा हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीजों को ध्यान में रखकर की गई है कि डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे होगा। उस किताब में जितना प्रावधान दिए हुए हैं एक्ट के अंदर, हर एक का मानक जी धनखड़ जी 100% उल्लंघन ठीक है। लेकिन धनखड़ जी, मैंने कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर विनोद कुमार जी को बुलाया और चेयरपर्सन फिराद हकीम को बुलाया, जो मंत्री हैं। विनोद कुमार जी आज आए, 1.5 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने मेरे को सिलसिलेवार से पूरी बात बताई। मैंने पूरी बात समझी और मैंने उनको कहा कि मेरे को कुछ जानकारी चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी
15 तारीख तक मेरे को वो जानकारी दे देंगे। हाँ। फिरहाद हकीम नहीं आए। धनखड़ जी, कल उन्होंने सार्वजनिक बयान किया जिसकी हाँ। मैं भर्त्सना करता हूं, हाँ, नॉट गुड थिंग टू बी डन बाय हिम, ठीक है। कि मैं राज्यपाल से नहीं मिलूंगा। हाँ, अब ये दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं है, हाँ, ये दो पदों की मुलाकात है। इसमें उनका ये आचरण किसी भी तरीके से विवेकपूर्ण नहीं है। जब पूरे देश और दुनिया में हमारे लोग इस बात को लेकर एजिटेटेड हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो कहते हैं हमारा समाज इस तरीके से क्यों कलंकित हुआ, धनखड़ जी, से मानवीय लेकिन व्यवहार जो किया गया। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं कि गवर्नर साहब एक बार फिर से राज्य सरकार पर, जो कि टीएमसी की है, उस पर बीजेपी के तीर चला रहे हैं। यानी वो गवर्नर नहीं, बीजेपी के नेता के तौर पर एक्ट कर रहे हैं वो। देखिए, महुआ मोइत्रा पहले टर्म के एमपी हैं, मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझूंगा। हाल ही में मानक जी उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। हाल ही में उन्होंने एक बहुत विस्फोटक घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में, जहां 80% पंचायतें टीएमसी की हैं, उन्होंने कहा व्यापक भ्रष्टाचार है, कट मनी है, क्या क्या नहीं कहा। करप्शन की कैट को उन्होंने बैग के बाहर नहीं, वो ठीक है, वो तो एक अलग मसला हुआ धनखड़ जी, वो अलग मसला हुआ। वो ये कह रही हैं कि कोलकाता पुलिस ने, सर जो कोलकाता पुलिस ने कहा है, ये जो डेड बॉडीज थी, ये कोविड पेशेंट्स की नहीं थी। कोलकाता पुलिस ने कहा है फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है ये कि गवर्नर साहब बीजेपी नेता की तरह बीजेपी के तीर हमारी सरकार पर चला रहे हैं। और वो ये भी कह रही हैं, रॉटन एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री, मतलब सड़ा हुआ सेब पेड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानक जी, जब उन्होंने भ्रष्टाचार को पिछले सप्ताह उजागर किया, उनकी पार्टी में तूफान आ गया, सच्चाई बाहर आ गई। तो टू करी फेवर विद द रूलिंग पार्टी वो ऐसा कर रही है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। यहां 14 बॉडीज का मुद्दा यह नहीं है कि कोविड-19 बॉडीज है कि नहीं है। हाँ। यह जांच का विषय हो सकता है मानक जी, वो कोविड-19 है या नहीं है, जांच का विषय कीजिए। मैं कहता हूं उनको आप डेड बॉडीज मानिए। डेड बॉडी मानकर क्या इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैन यू बी सो हार्टलेस, कैन यू बी सो केयरलेस कि उनको इस तरीके से घसीटा जाएगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार वीडियो को देखिए, दिल दहलाने वाला है, बर्बरता की पराकाष्ठा है। इसको कोविड-19 के मामले से क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? किसने कहा कि कोविड-19 डेड बॉडीज है? ये जांच का विषय हो सकता है। पर लेकिन कोविड-19 से राज्य सरकार जैसे निपट रही है, आपने उस पर भी सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार कुछ जरूर छिपा रही है, या तो टेस्ट कम कर रही है या फिर मरीजों के आंकड़े छिपा रही है। आपका इस पर क्या अभी तक आपको क्या जानकारी मिली है इस पर? मानक जी, मेरा उद्देश्य सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हाँ। मेरा सरकार को कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है। मैंने सरकार से प्रश्न पूछा है कि आपने सैंपल कलेक्ट किए, आपने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे। मैं तो इतना पूछ रहा हूं, कितने सैंपल्स की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है? क्योंकि मेरी जानकारी में आया है कि 40,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग आनी बाकी है। हाँ। आप भी मानेंगे ये बहुत भयानक स्थिति है कि नहीं? और ये जानकारी मैंने किसको दी? ये जानकारी मैंने राज्य के मुख्य सचिव को दी। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, राज्यपाल महोदय 40,000 नहीं है, उनका आंकड़ा था 20-25,000। मैंने कहा मान्यवर, आंकड़ा 40,000 है या 20-25,000 है, आप जनता के समक्ष ये मामला रखते क्यों नहीं? आपकी लंबी चौड़ी हेल्थ बुलेटिन आती है, उस हेल्थ बुलेटिन के अंदर साफ जाहिर कीजिए कि इतने सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और वो संख्या मानक जी यदि हजारों में है तो मैं मानकर चलता हूं, आप अनुभवी पत्रकार हैं, इसके दूरगामी दुष्परिणाम है कि रिपोर्ट आने में देरी होने का क्या मतलब है। ओके। कि जिस आदमी का सैंपल ले लिया उसकी रिपोर्ट देरी से आई, उसको तो पता ही नहीं आपके हिसाब से धनखड़ जी, तो पश्चिम बंगाल में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं? देखिए, हमारी हेल्थ बुलेटिन में दिखाया जा रहा है, पर मैं आपको एक बात कहूंगा, 1 जून के बाद पूरे देश में भी हालात हो सकते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। 1 जून के बाद मानक जी हमारे यहां निरंतरता से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है।
और मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और राज्य में फैल रहा है। मैं आग्रह करता रहा हूं सरकार से कि अनलॉकडाउन के दौरान हमें लॉकडाउन से भी ज्यादा प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यदि अगर ये ज्यादा फैल गया तो बेकाबू हो जाएगा और पश्चिम बंगाल की विशेष नाजुक हालत को देखते हुए हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ओके, हमारा प्रांत 3 चीजों से पीड़ित है फिलहाल। हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हम अम्फान से की आफ्टरफॉल से लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर्स की भी चिंता है। तो मेरा आग्रह रहा जनता से भी कि थोड़ा हिम्मत दिखाइए, पेशेंस दिखाइए, सरकार के साथ रहिए। पर सरकार को भी मैं कहता हूं कि ऐसे मौके में राजनीति मत कीजिए। आप अपोजिशन के नेताओं के ऊपर मुकदमे पर मुकदमे कर रहे हैं, आप किसी भी सांसद को मुकदमे के बिना छोड़ नहीं रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को फ्री रन दे रहे हैं। धनखड़ जी, अगर राज्य सरकार कोविड की स्थिति से निपटने में नाकाम है और चीजें छिपा रही है, ये नौबत आ गई है, तो गवर्नर होने के नाते आप क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते? नहीं मानक जी, आप बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए। ऐसी प्रकल्पना आप मत कीजिए। हमें सुधारवादी तरीका अपनाना चाहिए। सरकार को मैंने काफी सुझाव दिए हैं, उनका असर भी हुआ है। आप मानकर चलिए, हमारी सरकार पहली सरकार थी देश में जिसने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का विरोध किया। नहीं करना चाहिए था। क्या किसी और प्रांत में किया? आधी दर्जन प्रांतों में गए थे वो, पर उसके बाद कुछ बदलाव आया है, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने जो यहाँ काम किया, ग्राउंड पर काम किया, हमें चश्मा दिखाया, चश्मे से कहा कि वस्तु स्थिति देखो, उसमें हमें पता लगा कि हमें इतना इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन धनखड़ जी, ममता बनर्जी तो ये कहती हैं और उनके सारे मंत्री, उनकी पार्टी भी यही कहते हैं कि गवर्नर साहब का इकलौता काम पश्चिम बंगाल में सिर्फ यह है कि वो राज्य सरकार को परेशान करें, उसके काम में बाधा डालें और बस बीजेपी नेता की तरह बयानबाजी करते रहें। वो बार बार ये कहते हैं आपके बारे में। मानक जी, क्या आप एक ऐसी बात बताएंगे कि मैंने कोई ऐसा काम किया है? आप तो बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, एक बात बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं अपने देश में एक बड़ी समस्या। मैं बस इतना जानता हूं, देखिए धनखड़ जी, मैं बस इतना बता सकता हूं आपको कि ट्विटर पर और पब्लिकली बोलने के मामले में और किसी स्टेट के गवर्नर इतने मुखर नहीं है और किसी राज्य में राज्यपाल इतना मुखर होकर नहीं बोलते। मानक जी, एक बार पश्चिम बंगाल आ जाइए। जिस हालात का मैं बयानात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके वर्ग की बात करता हूं। पत्रकारों का क्या हाल है, मीडिया का क्या हाल है, फ्रीडम है कि नहीं है, खुद आकर देखिए। आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे कि राज्यपाल महोदय जगदीप धनखड़, आपने विस्फोटक स्थिति को कम क्यों आंका? यहां पर तो पत्रकारों के अंदर भय आतंकित है, उन पर मुकदमे हो रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो सच्चाई को सामने नहीं ला सकते। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्टिंग एज फुट सोल्जर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये सब जानते हैं, ये ओपन सच्चाई है, ओपन सीक्रेट है। आप आकर देखिए। 14 डेड बॉडीज के बारे में भी मैं ये कहता हूं, क्यों कोविड-19 से जोड़ा जा रहा है? अच्छा धनखड़ जी, मैं बहुत दिनों से ये पूछना चाह रहा था, आज जब आपकी हमारी बातचीत हुई है तो मैं पूछ सकता हूं। आपका और ममता बनर्जी का जब से आप गवर्नर बने हैं बिल्कुल 36 का आंकड़ा लगता है। आप बयान देते हैं, उधर से बयान आता है, वो बयान देती हैं, फिर आप जवाब देते हैं। आपको भी तंग किया जाता है क्या? राज्यपाल को भी राज्य सरकार तंग कर रही है क्या किसी तरह से? मानक जी, क्या मैं तंग हो सकता हूं? भारत के संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, हाँ, राजभवन में बैठने वाला व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, क्या वो तंग हो सकता है? हाँ, पर वो कह रही हैं आप तंग करते हैं उनको। दूसरी, ये ममता जी से पूछिए कि एक उदाहरण तो दीजिए। हाँ, मैं ममता जी की कोई बात टालता ही नहीं, आपको बता रहा हूं। हाँ, यदि ममता जी तो आपने मुझे बताया, कोई बात कह देती हैं, तो आपने बताया नहीं। ऐसा क्यों है धनखड़ जी कि आप इकलौते शायद देश में राज्यपाल हैं जो इतना मुखर होकर बोलते हैं और सारे राज्यपाल अपना चुपचाप आराम से काम करते हैं? मानक जी, अगेन आप मेरे को कटघरे में गलत रख रहे हैं। हाँ, ममता जी देश की इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो सड़क के ऊपर देश के कानून के खिलाफ एजिटेशन करती हैं। ममता जी देश की अकेली मुख्यमंत्री हैं
जो यूनाइटेड नेशन से रेफरेंडम कराना चाहती हैं। ममता बनर्जी देश की अकेली मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र के साथ हर मुद्दे पर विवाद करना चाहती हैं। मैंने ममता जी को हाथ जोड़कर कहा, ममता जी आपकी टकराव की वजह से राज्य के 70 लाख किसानों को अब तक 7,000 करोड़ का नुकसान हो गया। आप केंद्र से क्यों लड़ रही हैं? उन किसान के पेट पर क्यों लात मार रही हैं? देश के हर किसान को यह राशि अब तक मिल चुकी है। 10,000 रुपए टोटल हो चुके हैं पीएम किसान में। आप क्यों ऐसा विरोध कर रही हैं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं उस किसान की बात नहीं करूं? मैं किसान परिवार से आता हूं। ये काम तो ऑपोजिशन का होता है। गवर्नर साहब एक सेकंड, धनखड़ जी, मैं कह रहा हूं ये काम तो ऑपोजिशन पार्टियों का होता है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्यपाल क्यों मुहिम चलाते हैं? ऑपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं चलाती हैं? मानक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी शपथ क्या है मानक जी? आर्टिकल 159 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी शपथ के 2 हिस्से हैं। पहला, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं हर संभव तरीके से राज्य की जनता की सेवा करूंगा। यह मेरी शपथ का पार्ट है। ममता जी की शपथ है वो संविधान और कानून के खिलाफ काम करेंगे। यदि अगर ममता जी अपने पद से अलग होती हैं, संविधान के अलावा कार्य नहीं करती हैं, तो क्या मैं मेरा उत्तरदायित्व नहीं निभाऊंगा? देश के अंदर एक बड़ी समस्या है मानक जी कि जब दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो सबसे आसान होता है किसी के लिए भी कहना कि राज्यपाल का एक एजेंडा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान से गाइडेड हूं। मैं सबकी राय लेता हूं, न ममता जी से गाइडेड हूं, न किसी और से गाइडेड। तो फिर मैं आपका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन पूछ रहा हूं। क्या पश्चिम बंगाल में अभी भी, जैसा बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है क्या वहां पर? देखिए, ऐसे संजीदगी विषय पर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते मुझे कोई ज्यादा विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, और मैं इन बातों से, मैं राजनीतिक बातों की चर्चा भी नहीं करता। मेरा साफ बातों पर केंद्रित ध्यान क्यों है? उन बातों पर ही ध्यान केंद्रित है जो राज्य की आम जनता से जुड़ा हुआ है। यदि मैंने आपको किसानों का कहा, आम जनता से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये तो धनखड़ जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब आप आम आदमी के लिए आवाज उठाते हैं, आप कह रहे हैं मैं आम आदमी के लिए बोलता हूं, तो उसमें वो सारे हिंदू भी तो आते हैं जिनको बीजेपी कहती है कि उनके साथ पश्चिम बंगाल में भेदभाव होता है, उनको पूजा नहीं करने दिया जाता है, दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि शायद आपके पास इस तरह की शिकायतें आती होंगी हिंदू समुदाय से, और आप उनकी आवाज भी रखेंगे खुलकर। मानक गुप्ता जी, वो क्यों पूछते हो जो पूछने लायक नहीं है? वो क्यों पूछते हो जिसकी जानकारी आपको है? वो क्यों पूछते हो जो ओपन सीक्रेट है? क्यों पूछते हो कि किस विशेष वर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता? लोग आकर कहते हैं। और सबसे विचित्र बात मैं बताता हूं, जब आपने पूछ ही ली, मीडिया के लोग राजभवन में जब मेरे से मिलने आते हैं तो एक गुजारिश करते हैं, सर गेट पर असली नाम मत बताइए हमारा। क्या मुझे और कहने की आवश्यकता है? आप बताइए, क्या कुछ और कहने की आवश्यकता है? इतना खौफ है मतलब पत्रकारों को? जानकारी मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, और कितना प्रताड़ित पत्रकारिता को किया जा रहा है, इसके आकलन के लिए आप देश में कहीं और मत जाइए, पश्चिम बंगाल में आइए। मैंने प्रश्न पूछा है कितने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे किए गए हैं, कैसे पत्रकार छोटी सी गलती कर दे तो उसको पुलिस के टेरर का शिकार होना पड़ता है, किस तरीके से रातों रात एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए जाते हैं, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को एक माध्यम किया जाता है, किस तरीके से पत्रकारों के एक्रेडिशन। आप और हम जानते हैं, आप तो बहुत लंबे समय से एक प्रख्यात पत्रकार हैं, आप जानते हैं पत्रकार के साथ यदि ऐसा होता है तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। एक आखिरी सवाल धनखड़ जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने ये 14 शवों का मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा आप कहां तक लेकर जाएंगे? आपको रिपोर्ट तो मिल गई है, कहां तक इसको ले जाएंगे? देखिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, अभी ब्रीफिंग हुई है, जानकारी आना शेष है। ओके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया है, मुख्य न्यायाधिपति ने लिया है और उसकी सुनवाई हो रही है। जिन प्रांतों को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है उसमें एक पश्चिम बंगाल भी है, पर वो मामला सीमित है, वो कोविड-19 की डेथ के डिस्पोजल का मामला है। हाँ। क्योंकि केंद्र के गृह मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइंस की थी और सुप्रीम कोर्ट उद्विलित हो गया कि उसमें बर्बरता क्यों की जा रही है। जो 14 बॉडीज का मामला है यह तो बहुत ही भयानक है, इसकी इनॉर्मिटी कई गुना ज्यादा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा देश शर्मसार है इसको लेकर, हमारी संस्कृति को कलंकित कर दिया गया है। और एक बार देखिए और थोड़ा सा अंदाज लगाइए, उनमें से कोई अपना परिजन होता, धनखड़ जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, इस मुद्दे पर तो आपके साथ पूरा देश खड़ा होगा, सारा मीडिया, पूरी जनता सब खड़ी होगी। एक आखिरी सवाल मेरे मन में है, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके हिसाब से इन शवों के साथ ये अमानवीय बर्ताव और या बर्बरता इसलिए हुई क्योंकि वो किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? मैं मानक जी इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा और आप इसका ध्यान रखिए। लोग मुझे कह रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लोग मुझे कह रहे हैं। और अंत में मानक जी आपको एक बात कहूंगा, ममता जी से इंटरव्यू कीजिए और ममता जी से 3 प्रश्न पूछिए। ममता जी, आप राज्यपाल से क्यों लड़ती हैं? यह नैरेटिव ठीक नहीं है कि मैं लड़ रहा हूं उनसे। वो कहती हैं आप लड़ते हैं। ममता जी लड़ रही नहीं, आपने इंटरव्यू किया उनका? हाँ। पूछिए, एक उदाहरण नहीं दे पाएंगी वो। मैं आपको 15-20 उदाहरण ऐसे दूंगा जो उनको निरुत्तर कर देंगे। ओके। एज अ पर्सन इंडिविजुअली वो ठीक है। नंबर दूसरा पूछिए, आप भारत के संविधान में विश्वास क्यों नहीं रखती? तीसरा, आप केंद्र से लड़ाई के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता को क्यों पीस रही हैं? किसानों के 7,000 करोड़ रुपए उनको क्यों नहीं मिल रहे? ये आपकी कैसी जिद है? ये कैसी जिद है कि आपने आयुष्मान भारत को अडॉप्ट नहीं किया, पूरे देश ने कर लिया और कोविड आया तो हम पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। हमारा साधारण आदमी आज तक अस्पताल का फायदा नहीं ले पाता है। मैं आपको बता सकता हूं कि कितना लोगों का दुख मैं झेल रहा हूं, कितनी बातें में मुझे बताते हैं। कान पक गए हैं जब 90 साल से ऊपर का आदमी कोई बात कहता है, और वो भी वही बात कहता है जो पत्रकार कहता है। चलिए, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके धनखड़ जी। उम्मीद तो हम तो यही चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। शवों के साथ बर्बरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कलकत्ते आइए। बिल्कुल आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात तो होगी पर कलकत्ते को पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपकी आवश्यकता है यहाँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जगदीप धनखड़ साहब, राज्यपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।